ठीक है, करते हैं स्टार्ट। हो गया अटेम्प्ट करना आप लोग का। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में देखो ये इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन किया था हमने आखिरी, ठीक है। अभी आज इस वाले से स्टार्ट करते हैं। करूं डिस्कस करना स्टार्ट? चलो देखो एक बार, कितना शॉपकीपर है आपके पास ये बताओ? 3। क्या क्या नाम है? ए बी सी। और वो लोग क्या क्या वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो खरीदने में इंटरेस्टेड है? मेरे ख्याल में वो भी 3। क्या क्या? नोटबुक, फिर पेन, और पेन के बाद में क्या लेना है वो लोग को? नोटबुक, पेन और पेंसिल, ठीक है। और फिर आपको सब चीज का रेट वगैरह दिया हुआ मेरे ख्याल में, और कितने कितने क्वांटिटी में वो खरीदेगा ये भी आपको दिया हुआ है। और लास्ट में आपको तीनों इंसान का इंडिविजुअल बिल पूछा हुआ। क्या पूछा हुआ बताओ? बिल। तो फाइनली कमेंट आपको क्या चीज पे करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ए के बिल पे, बी के बिल पे और सी के बिल पे। लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था कि हम रो में क्या चीज को रखते हैं जिस पे हमको फाइनली कमेंट करना है। इसमें फाइनली मेरे को ए के बिल पे कमेंट करना है, बी के बिल पे कमेंट करना है और सी के बिल पे कमेंट करना है। बिकॉज ऑफ दैट मेरे को क्या करना चाहिए, देखो पहला मैट्रिक्स ऐसा बनाना चाहिए जिसमें रो के अलॉन्ग तो मैं रखूंगा ए को, बी को और सी को, और कॉलम के अगर अगेंस्ट या कॉलम के अंदर में क्या फिल करूंगा बताओ? अपने प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट में क्या क्या है बताओ? नोटबुक, और क्या है? पेन, और क्या है? पेंसिल। ठीक है, आया मेरे ख्याल में समझ? अब थोड़ा सा डेटा फिलअप कराऊं, क्या क्या है नंबर्स। ए के लिए मेरे ख्याल में 12, 5 और 6, तो क्या हो जाएगा बताओ? 12, 5 और 6। आओ बी के लिए क्या क्या है बताओ? 10, 6 और 7। हाँ मैं आऊंगा डजन वाली चीज को मैं एड्रेस करूंगा। फिर और क्या है बताओ? सी के लिए कितना है? 11, 13 और 8, तो 11, 13 और 8। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? और ये जो क्वांटिटी है आपको पीसेस में दिया हुआ है कि डजन्स में दिया हुआ है? ये तो डजन्स में दिया हुआ है। और जो प्राइस वाला मैट्रिक्स हम बनाएंगे, अब उसमें भी देखो जैसे ये 3x3 का हो गया। अब प्राइस वाला बनाने का मेरे पास में ऑप्शन है कि या तो मैं 3x1 का बना लूं और या फिर मैं 1x3 का बना लूं। 3x1 का अगर बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि यहां पर आएगा मेरे ख्याल में नोटबुक का प्राइस, यहां पर आएगा पेन का प्राइस और यहां पर आएगा पेंसिल का प्राइस। और अगर मान लो कि मैं इसको 1x3 का बनाता हूं तो ध्यान से देखना, यहां क्या आएगा मेरे ख्याल में? नोटबुक, यहां क्या आएगा मेरे ख्याल में? पेन, और यहां पर क्या आएगा? पेंसिल। ठीक है, अगर आप इसको मैं एक बार इग्नोर करता हूं, पहले मैं इसका डिस्कशन करता हूं। इससे अगर ये वाले को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो फ्रंट में कौन रहेगा, बैक में कौन रहेगा? फ्रंट में इसको रहना पड़ेगा और बैक में इसको रहना पड़ेगा। और जब आप रो इनटू कॉलम अप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड कि नोटबुक इनटू नोटबुक हो रहा है। वहां तक बात ठीक है, नोटबुक का क्वांटिटी और नोटबुक का प्राइस। हाउ नेक्स्ट वाले में लेकिन यू विल फाइंड कि पेन विल बी मल्टीप्लाइड बाय अगेन नोटबुक। ये समझ में आ रहा है? बिकॉज रो इनटू क्या होगा? कॉलम। तो फर्स्ट इनटू फर्स्ट, नोटबुक इनटू नोटबुक, ये क्वांटिटी और वो प्राइस हो गया। नेक्स्ट वाले में आपको मिलेगा नोटबुक का ही क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ पेन। तो इज इट गोइंग टू गिव अस द करेक्ट आंसर? ये ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर देगा, वो हम लोग रॉन्ग आंसर देगा। तो ये वाले रास्ते से किसी स्टूडेंट को जाना ही नहीं चाहिए। आया बात समझ? जाना चाहिए आपको ये वाले रास्ते से। रेट क्या क्या बताया बोलो? 40 पैसा, 1.25 और 35। तो मैं इसको कर देता हूं 0.4, 1.25 और 0.35 था ना, 35 पैसा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर आप डायरेक्टली इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई तो प्रॉपर ऑर्डर में होगा, वहां कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपका आंसर आना है, आंसर विल बी रॉन्ग। क्यों आंसर विल बी रॉन्ग? क्योंकि ये पर पीस का प्राइस है और ये वाला डजन्स की क्वांटिटी में हमको दिया हुआ है। तो हमारे पास में दो ऑप्शन है इस मतलब एरर को एड्रेस करने के लिए। एक ऑप्शन ये है कि यहीं पे आप इसको डजन से पीसेस में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई ऑल द एंट्री बाय 12। ठीक है, ये 12 डजन है तो पीसेस में कितना होगा? 12 इंटू 12। ये 5 डजन है तो पीसेस में कितना होगा? 5 इंटू 12, 60। ये 6 डजन है तो 6 इंटू 12। या फिर आप एक काम क्या कर सकते हो कि ये पर पीस का प्राइस दिया हुआ आपको और वहां पर डजन में क्वांटिटी है आपके पास में, तो आप पर डजन का प्राइस निकालो। पर डजन का प्राइस कैसे निकलेगा? इसको इंटू 12 करके। आया बात समझ? तो ये तो आप इसको इंटू 12 कर दो और या फिर यहां के सारे एंट्री को आप इंटू 12 कर दो और उसके अंदर फिर इन दोनों को इंटू कर दो। आंसर मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन बेटर यही रहे कि मैं बोलूंगा कि प्राइस मैट्रिक्स को ही 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर दो। क्लियर है मेरे ख्याल में? लिखो लेट
कैपिटल डी इज इक्वल्स टू, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स, और सारे एट्रीब्यूट्स के साथ में लिखना ताकि बाद में कंफ्यूजन ना आए, एंड कैपिटल ई इज इक्वल्स टू, यहां पर भी एक काम करते हैं, देखो 12 इंटू ये वाला पहले से कर देते हैं, ठीक है, ताकि डायरेक्टली ये प्राइस मैट्रिक्स हो जाए हम लोग का, ठीक है, 12 इंटू दिस, तो ई का अल्टीमेट वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ एक बार कैलकुलेट करके, 12 इंटू 4 कितना होगा 48, एक के बाद में पॉइंट लगाना, तो ये मेरे ख्याल में 4.8 हो जाना चाहिए, 1.25 इंटू 12 कितना आएगा चेक करो तुम, एग्जैक्टली 15, बढ़िया, और 12 इंटू 0.35 4.2, ठीक है, आगे लिखो, नाउ रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू डी इंटू ई, इज इक्वल्स टू डी इंटू ई, मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा हूं, किसी का आंसर आया तो बता दो क्या है आंसर, 15.8 आना चाहिए, मतलब डिवाइड बाय 100 करना पड़े, हाँ ठीक है चलेगा, 1.4, वेरी गुड, नेक्स्ट 282.4, 81, 86 एक बार चेक कर लो सब लोग, दिस इनटू दिस करना है आप, 280, अरे ऐसे मत करो, ठीक है, रुको मैं बोल रहा हूं, ये कैलकुलेशन करके बताओ मेरे को, 11 इंटू 4.8 प्लस 13 इंटू 15 एंड प्लस 8 इंटू 4.2, करो तो एक बार इसको अलग से मैनुअली कितना आ रहा है, 281.4, हाँ तो फिर ये वाला भी 281.4 ही होना चाहिए, 281.4, मतलब यही आएगा आपके एंट्री में, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया हो, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में, आ गया समझ, कितने लोगों का खुद से आ गया था आंसर, हाथ रेज करो, वेरी गुड, और जिनका नहीं आया था प्लीज प्रयासरत रहो, ठीक है, हाँ नहीं, अच्छा ये इसका भी चेक करो तो 167.4 आ रहा है मैक्सिमम लोगों का, देखो कोई इशू नहीं है, चलेगा, लास्ट में चलेगा, वो भी चलेगा, मतलब बात है कि कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे एड्रेस करना पड़ेगा, या तो मान लो कि इसी को डजन से पीसेस में कन्वर्ट कर दो, फिर पीस का रेट से मल्टीप्लाई कर दो, या पीसेस के रेट को डजन के रेट में कन्वर्ट करके आप उस इश्यू को एड्रेस कर लो, और पैसे में करो या मान लो कि आप रुपीज में करो, आपका चॉइस, ठीक है, अच्छा चल रहे हैं आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन टेक 2 और 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स नहीं 2, इजी है, करो जल्दी करो, ठीक है, चलो देखो करते हैं डिस्कस, पहले मेरे को फैमिली का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ, कितना फैमिली है बताओ, फैमिली 3 है शायद, ए बी एंड सी, और हर एक फैमिली का कॉम्पोजिशन कैसा कैसा है, मेन वुमेन और चिल्ड्रन, और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि हर फैमिली का इंडिविजुअल इनकम कितना होगा, यही बोला शायद, तो अगर मेरे को फैमिली की इनकम पे कमेंट करना है तो रो के अलोंग मेरे को किसको रखना चाहिए, फैमिली को रखना चाहिए, और कॉलम के अलोंग फिर क्या चला जाएगा, फैमिली का अपना कॉम्पोजिशन, ठीक है ना, तो पहला मैट्रिक्स मेरे ख्याल में ऐसा बनना चाहिए हम लोग का कि इधर ए रहेगा, इधर बी रहेगा और इधर सी रहेगा, और फैमिली का जो कॉम्पोजिशन है क्या क्या है, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो मेन इधर, वुमेन इधर और चिल्ड्रन इधर, क्लियर मेरे ख्याल में, अब आप इसको फिलअप करते हैं, तो ए के फैमिली में कितना कितना है, 2 3 1, बताते जाना आप लोग, 2 3 और 1, बी के फैमिली में 2 1 3, वेरी गुड, 2 1 3, सी के फैमिली में 4 2 6 6 बच्चा है क्या, ज्यादा नहीं हो गया, बट ठीक है अब दिया तो क्या कर सकते हैं, 4 2 6, ठीक है मेरे ख्याल में, और बाकी फिर इंडिविजुअली मेन का, वुमेन का और चिल्ड्रन का इनकम का वैल्यू दिया हुआ है मेरे को, ठीक है, फिर से मैं उनके इनकम को लेके 2 टाइप का मैट्रिक्स बना सकता हूँ, एक मैं बना सकता हूँ कॉलम मैट्रिक्स और एक बना सकता हूँ रो मैट्रिक्स, रो वाला मैं करके नहीं दिखाता हूँ, बट यू विल फाइंड कि रो वाला मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है, तो आपको बनाना क्या चाहिए, कॉलम वाला, मेन का इनकम कितना है 200, वुमेन का 200 155 और चिल्ड्रन का कुछ नहीं है तो 0,
तो ये हो गया मेन का इनकम, ये हो गया वुमेन का, और ये हो गया चिल्ड्रन का। मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यू नीड टू मेक श्योर कि सही चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का ही होगा। एंड रो इनटू कॉलम के फॉर्मेट में आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेन का क्वांटिटी, मेन का इनकम, फिर वुमेन का क्वांटिटी, वुमेन का इनकम, चिल्ड्रन का क्वांटिटी, चिल्ड्रन का इनकम। ठीक है, तो सब चीज एकदम सही जा रहा है। और जब आप दिस इनटू दिस कर लोगे तो दैट इज गोइंग टू गिव यू टोटल इनकम ऑफ फैमिली ए। फिर सिमिलरली दिस इनटू दिस टोटल इनकम ऑफ फैमिली बी, एंड दिस इनटू दिस टोटल इनकम ऑफ फैमिली सी। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके, ये डी और ये ई, और नेक्स्ट हमारा जो आंसर है वो किससे आ जाएगा? डी से। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऑलमोस्ट सबका हो ही गया है ये डाउट। नहीं लेने से नहीं होगा, फिर आप ऐसा समझो कि वो अटकने लग जाएगा, मैट्रिक्स हिसाब से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे उसको। अगर आप यहाँ पे बस 2 एंट्री लेके छोड़ देते हो तो फिर उस केस में दिस इनटू दिस जब आप करोगे तो फर्स्ट वाले से, सेकंड वाला सेकंड वाले से, थर्ड वाले का क्या? अरे चाइल्ड वाला यहां से भी हटा दो, ठीक है, अनादर होगा उसका लेकिन कर सकते हो वैसे भी, बट बेटर रहेगा कि आप ऐसे ही करो। ठीक है, ऐसे पूरा हटाओ मत। एनीवेज डी का आंसर कितना है ये बताओ? 865। एक सेकंड, फिर बोलो 5 8। अच्छा क्या कर रहा हूं? 865। दूसरा वाला 555 555, फिर 100 चलेगा? ये आया तो, और सबका ही आ गया है। ठीक है, तो लिखने का काम तो है नहीं किसी का भी। इस आइडिया पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको टाइम लेके सब लोग खुद से करने का ट्राई करो। बहुत इजी है, अगर अभी तक सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया तो कोशिश करो कि ये करेक्ट हो आपसे, तो बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा आप लोग को। करो, देखना ध्यान से। इंफॉर्मेशन को अगर मैं ब्रेक डाउन करने का ट्राई करूं तो एक मेरे ख्याल में टीम का इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन है बताओ? टीम ए एंड टीम बी। फिर टीम बी का अपना खुद का कॉम्पोजिशन है, टीम ए का खुद का कॉम्पोजिशन है। ए के कॉम्पोजिशन में क्या क्या है? मेल, फीमेल और कोच। बी में भी यही सारा है। फिर मेल फीमेल कोच का जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज और प्रोटीन का, वो तो ऑलरेडी एक मैट्रिक्स बना के दिया है। ठीक है, फाइनली कमेंट मेरे को क्या चीज पे करना है? सब लोग अभी पार्टिसिपेट करो थोड़ा सा, एक बार खुद का करना रोक दो प्लीज, इसमें पार्टिसिपेट करो। फाइनल कमेंट क्या चीज पे करना है हम लोग? टीम ए का टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट और टीम बी का टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट, और फाइनल कमेंट मेरे को टीम ए का टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट और टीम बी का टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे भी करना है। तो सिंस टीम ए के और टीम बी के रिक्वायरमेंट पे मेरे को फोकस करना है, इसीलिए मैं टीम ए और टीम बी का जो नाम है दैट आई विल मेंटेन इन रो। ठीक है, फिर मेल फीमेल और कोच किधर चला जाएगा? कॉलम में। तो पहला मैट्रिक्स जो हम लोग का बनेगा वो ना कुछ ऐसा बनना चाहिए, देखो कि टीम ए यहाँ पे, टीम बी यहाँ पे, मेल फीमेल और कोच यहाँ पे। ए में मेल फीमेल कोच कितना कितना है बताओ? 2 3 1, तो ये हो जाएगा 2 3 1। और बी में कितना कितना है? 1 2 2, तो ये हो जाएगा 1 2 2। ठीक है, और फिर आप ये बताओ कि ये मैट्रिक्स डायरेक्टली यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मेरे ख्याल में ठीक ही है, ये एक ही बार में रहने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये कैसा है देखो, यहां पे है मेरे ख्याल में मेल फीमेल और कोच, और यहां पर है मेरे ख्याल में कैलोरी और फिर है प्रोटीन। राइट, कैलोरी में 2500 1900 और 2000, तो 2500 1900 और 2000, और प्रोटीन वाले में 65 50 और 54, 65 50 और 54। अब आप पहले मन में एक बार सोच लो कि अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हो इन लोग दोनों का तो हम सही रास्ते जा रहे हैं कि गलत रास्ते जा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जब परफॉर्म करेंगे तो यू विल फाइंड दिस इनटू दिस होगा, जो कि आई थिंक राइट है। राइट क्यों है देखो, ये है मेल और ये है मेल का रिक्वायरमेंट कैलोरी, फिर ये है फीमेल का क्वांटिटी, ये है फीमेल का कैलोरी रिक्वायरमेंट, और ये वाला है कोच का क्वांटिटी और ये है कोच का कैलोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, और ओवरऑल जब इसका सम अप कर लेंगे हम लोग तो टीम ए का जो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी है हमको वो मिल जाएगा। सिमिलरली जब मैं ये वाला लाइन इनटू ये वाला लाइन करूंगा तो मेल फीमेल कोच अभी भी एडजस्टेड है, ये मेरे को बता रहा है मेल फीमेल कोच का क्वांटिटी और वो मेरे को बता रहा है मेल फीमेल और कोच का रिक्वायरमेंट। तो मल्टीप्लाई करके जब मैं ऐड कर लूंगा तो लास्ट में मेरे को दिस इनटू दिस विल गिव मी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ टीम ए, and this into this is going to give us total protein requirement of team E.
सिमिलरली टीम बी का क्वांटिटी से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट आंसर इज गोइंग टू गिव यू टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ टीम बी एंड सेकेंड आंसर इज गोइंग टू गिव यू टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ टीम बी। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? तो इसको हम मान लेंगे डी और इसको हम मान लेंगे ई। कितने लोग का ये एजम्पशन एकदम करेक्ट आया था खुद से? वेरी गुड। डी का मेरे को एक बार आंसर बता दो क्या रखा है? 12,700। एक पार्ट बगल वाला 324 334 ओके 334 ये वाला 10,300 और ये वाला 273 फाइन। और क्या कमेंट करना है हमको? टीम ए का टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट 12,700, टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट 334, टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ टीम बी 10300 और टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ टीम बी कितना हो जाएगा? 273। कितने लोग का ये कैलकुलेशन सेम आया था? यहां से अलग अलग देखो, उसमें कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा आपका, लेकिन एक्चुअली एग्जामिनर आपसे ये वाला फॉर्मेट ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ मैट्रिक्स में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सारा डेटा आप एक या दो मैट्रिक्स में ही पुट इन करने का ट्राई करो। गलत नहीं है टेक्निकली, लेकिन आप मानो कि जैसे आपको 80 आउट ऑफ 80 मिल रहा है और आपने ऐसे कर रखा है तो फिर आपको 1-2 मार्क काट दिया जाएगा। आया बात समझ? एक्चुअल आंसर एक्सपेक्टेशन ये वाला है, जितना मिनिमम मैट्रिक्स बना के आप सॉल्व कर सकते हैं उतना अच्छा। ठीक है, अच्छा सुनो, कितने लोग का आंसर ये पूरा मैच कर रहा था? हाथ रेज करो एक बार। सारा हो गया था। तो यहां पर आगे फाइनली वर्ड प्रॉब्लम का सारा आइडिया को हम लोग अभी अब सरेंडर करेंगे। अब इसके आगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी अब चलते हैं थोड़े से नए आइडियाज पे। देखो हेडिंग लिखो, मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़े। ऐड क्यों चाहिए हमको? तो प्रोटीन और कैलोरी अलग अलग से चाहिए ना शायद। ठीक है, अच्छा लास्ट में लेकिन इस आंसर में कंक्लूडिंग लाइन लिखना आप लोग कि टीम ए का कैलोरी इतना चाहिए, प्रोटीन इतना चाहिए, टीम बी को कैलोरी इतना, प्रोटीन इतना। ठीक है, लिखो नया हेडिंग लिखो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, 5 मिनट के लिए आप लोग पेन छोड़ो और ध्यान से जो मैं कहूं, जो मैं समझाऊं उस पर ध्यान देना। ठीक है, टोटल आप ऐसा समझिए कि चैप्टर के अंत से हम थोड़ा ही पीछे हैं बीच में, लेकिन क्वेश्चंस छोटा मोटा बहुत सारा मैंने डाल रखा है। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि एक क्लास और लग जाए, लेकिन आइडियाज के नाम पे सिर्फ 4 ही और आइडिया है हमारे पास। एक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का, उससे एसोसिएटेड है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उससे एसोसिएटेड है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और लास्ट में एक चीज हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आज हम लोग कोशिश करेंगे ट्रांसपोज को पूरा कवर करने का, ट्रांसपोज के बाद में सिमेट्रिक को पूरा कवर करने का, और स्क्यू सिमेट्रिक के भी आइडिया को पूरा कवर करने का। ठीक है, बस अब ध्यान से धीरे धीरे सुनते जाना, वेरी सिंपल आइडियाज। ठीक है, यहां देखो, सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। टेल मी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3। एलिमेंट आप अपने पसंद का कुछ भी चूज कर सकते हो। बताओ, 2 रो लेना है मेरे को, तो 1 3 6, और बोलो 7 लेना है, और बोलो 8। खुश? इसको बोल देते हैं ए। ठीक है, तो ए के अंदर रो कितना है ये बताओ? 2। कॉलम कितना है ये बताओ? 3। और एंट्रीज आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि ए के ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले ए के ट्रांसपोज का सिंबल समझो क्या है। ए के ट्रांसपोज का सिंबल है या तो ये वाला, और या फिर आप इसको लिख सकते हो ऐसे। ये दोनों सिंबल है ए के ट्रांसपोज का। और ए के ट्रांसपोज का मीनिंग होता है कि ओरिजिनल ए में जो जो रो था उसको आप ए ट्रांसपोज में कॉलम बना दो। ये तो आप ऐसे सोचो, और या फिर आप ऐसे सोचो कि ओरिजिनल ए में जो जो कॉलम था सबको ए ट्रांसपोज में आप रो बना दो। ठीक है, ओरिजिनल ए के सारे रोज को आप बना दो कॉलम, या फिर ओरिजिनल ए के सारे कॉलम्स को आप बना दो रो। ऐसा करने पे जो नया चीज निकल के आएगा उसी को हम कहते हैं ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो एक बार चलो रो को कॉलम बनाने के हिसाब से सोचते हैं, तो क्या होगा बताओ? ये हो गया मेरा रो, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ? 1 3 6। ये हो गया मेरा दूसरा रो, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 4 7 8। ये जो निकल के आया है यही है ए ट्रांसपोज। आप कॉलम के हिसाब से भी सोच सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है ना, यही देखो आप सोचना थोड़ा सा। पहला कॉलम क्या है आपका? 1 4, आप इसको रो बना दो 1 4। दूसरा कॉलम क्या है आपका? 3 7, इसको आप नेक्स्ट रो बना दो 3 7। तीसरा कॉलम क्या है आपका? 6 8, इसको आप नेक्स्ट रो बना दो 6 8। तो आप देखोगे ये दोनों से सेम ही आया। देखो आया बात समझ?
तो या तो चेंज ऑल द रोज इनटू कॉलम्स या फिर चेंज ऑल द कॉलम्स इनटू रोज। बाय डूइंग दिस जो भी नया मैट्रिक्स निकल के आएगा दैट न्यू मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज ए ट्रांसपोज। क्या बोलेंगे इसको बताओ? ए ट्रांसपोज। क्लियर है मेरे ख्याल में? अब ए में और ए ट्रांसपोज में एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने का, और उसके अलावा ट्रांसपोज का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो तो ए का जो ऑर्डर होगा ए ट्रांसपोज का ऑर्डर उसका रिवर्स होगा। ए का ऑर्डर कितना था यहाँ पर 2 into 3, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर यू विल सी वो कितना हो जाएगा 3 into 2। आई होप समझ में आया ये वाला बात। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइम पर फर्क नहीं पड़ेगा, 3 into 3 ऊपर भी नीचे भी 3 into 3 या ऊपर भी 2 into 2 और नीचे भी 2 into 2। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से डील कर रहे हो तो m into n अगर मान लो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा n into m, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? इसके अलावा कुछ छोटा मोटा प्रॉपर्टी है, एक एक करके उनको भी देख लेते। सबसे पहले तो आप इसको रीड करो एक बार, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। एग्जांपल बताओ, ये रहा एक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करने पे क्या होगा देखो, इसका कॉलम को रो बना लो 1 2 3, ये चला जाएगा रो में 1 2 3, कॉलम क्या था -1 3 5, ये चला जाएगा रो में -1 3 5, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। और इस वाले पूरी चीज को इतना बड़ा करके नहीं लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, ए के माथे पे टी या फिर ए पे डैश। ठीक है, ये ट्रांसपोज है। ए का ऑर्डर अगर सपोज करो कि m into n के ऑर्डर का था तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर n into m होगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके फिर इसके बाद में एक आइडिया है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी मैं समझा देता हूं। लेट अस टेक अ जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 के ऑर्डर का। आप कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट मत बताओ, जनरल एलिमेंट्स बताओ। क्या होगा a11 और बोलो, a12 और बोलो, a13 और बोलो, a21 और बोलो, a22, a23 फिर बोलो, a31, a32 और बोलो, a3। क्लियर है मेरे ख्याल में? इसमें आपको याद होगा कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ये सारा इनको छोड़ दो और इनको छोड़ के आप देखोगे कि पेयर में कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है। मैं कलर मार्क करता हूं, ये वाला का पार्टनर ये वाला है, फिर आप ये वाले का पार्टनर ये वाला है, और फिर आप ले सकते हो ये वाले का पार्टनर ये वाला है। इनमें कुछ दिख रहा है क्या आपको स्पेशल? रो और कॉलम का जो नंबर है वो रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितना नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसमें कुछ पेयर्स एग्जिस्ट करेगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। और कॉन्जुगेट एलिमेंट का मतलब होता है कि ए आई जे का पार्टनर होगा कौन? ए जी आई। ठीक है, ए आई जे का पार्टनर कौन होगा? ए जे आई। जैसे a12 का पार्टनर कौन हो गया? a21। a13 का पार्टनर कौन हो गया? a31। a23 का पार्टनर कौन हो गया? a32। Now these elements are in a pair known as conjugate pairs या conjugate elements with respect to what? Square matrix। conjugate elements याद रखना एक और चीज कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि सारे एलिमेंट का इस तरीके से हम पेयर अप नहीं कर पाएंगे, किसी किसी का पेयर मिलेगा, किसी किसी का पेयर हमको नहीं मिलेगा। क्लियर मेरे ख्याल में? तो सबसे पहले बताओ कि ट्रांसपोज का मतलब क्या समझाया मैंने आपको। रो का बना दो कॉलम, बोलो जोर से बोलो, रो का बना दो कॉलम या फिर कॉलम का बना दो रो। ऐसा करने से जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर दूसरा हम क्या पढ़ रहे थे अभी? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स? ए आई जे का कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा ए जे आई, ए आई जे का कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा ए जे आई। क्लियर मेरे ख्याल में? इसको भी पढ़ लो आप एक लाइन। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द एलिमेंट्स ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आप पहले एक बार रीड कर लो, फिर मैं एक करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा। पहला प्रॉपर्टी है कि एक का अगर 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो एक खुद ही आ जाएगा। ठीक है, ये आप यहां पर फील भी कर सकते हो। देखो एक कुछ सिंपल सा ले लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 4। ओके, एक बार ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा बताओ? 1 2 कॉलम में और 3 4 कॉलम। करेक्ट। फिर इसका अगर एक बार और ट्रांसपोज करना है तो वो देखने में कैसा होगा? ए ट्रांसपोज का हम फिर से ट्रांसपोज कर रहे हैं, और करने पे इसका हम क्या करेंगे? रो कॉलम इंटरचेंज। अब मान लो कि इस रो का मेरे को कॉलम बनाना है तो क्या हो जाएगा? 1 3, और इसका भी कॉलम बनाना है तो क्या हो जाएगा? 2 4, विच इज सेम एज ई, विच इज सेम एज ई। आया समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? तो आप देख सकते हैं कि ए का अगर 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा आपके पास में? ए। ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी कि ए का डबल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए।
फिर सपोज करो कि दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं ए और बी, ये एक दूसरे के साथ में एडेड है चाहे सब्ट्रैक्टेड है, और ओवरऑल पूरे पे अगर आपको ट्रांसपोज लगाना है तो आप ये ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप इसको ए पे लगा दीजिए, प्लस माइनस एज इट इज मेंटेन्ड रहेगा, और फिर आप ये ट्रांसपोज बी पे लगा दीजिए। ठीक है, एडिशन के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। लेकिन अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है एक दूसरे से, ए इंटू बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और उस पर आप ट्रांसपोज लगाना चाहते हैं, तो याद रखना कि यहां पर अप्लाई होगा रिवर्सल लॉ। क्या अप्लाई होगा बताओ? रिवर्सल लॉ का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स का जो पोजीशन है उसको आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। बाद वाला पहले आ जाएगा और पहले वाला कहां चला जाएगा? बाद में, और दोनों पे ट्रांसपोज लग जाएगा। इनफैक्ट रिवर्सल लॉ को मैं आपको 3 मैट्रिक्स के लिए भी दिखाता हूं। देखो कि अगर ए इंटू बी इंटू सी लिखा हुआ होता और इस पे मैं मान लो कि डैश लगा रहा होता, तो आंसर मेरे आता सी डैश, आप लोग भी बोलो बी डैश और ई डैश। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया बात समझ? 4 अगर होता ए बी सी डी तो क्या बोलते? डी डैश, सी डैश, बी डैश, ए डैश। पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। कब? मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में पूरा का पूरा पलटी मार के और हमको सब पे क्या लगाना है? इंडिविजुअली डैश। उसके बाद में आता है k इंटू ए। अब k इंटू ए को थोड़ा समझने का आप ट्राई करना। k इंटू ए का मतलब क्या है कि कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास में और इसके साथ मान लो कि 5 मल्टीप्लाइड, और इस पे आप सपोज करो कि डैश लगाना चाहते। अब 5 पे तो डैश का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि डैश का इफेक्ट का मतलब क्या है कि रोज का कॉलम बना दो, कॉलम का रोज बना दो। बट लेकिन रोज का कॉलम और कॉलम का रोज तो आप मैट्रिक्स में ही बना पाओगे ना, नंबर के अंदर में तो कोई रो या कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस पे डैश लगा के क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला नंबर चुपचाप से बाहर चला जाएगा एंड डैश विल बी अप्लाइड ऑन द मैट्रिक्स इटसेल्फ। क्लियर है? यही ये प्रॉपर्टी है कि k इंटू ए अगर रहा, जहां पर k क्या है? कोई भी एक कांस्टेंट नंबर, तो इट विल सिंपली मूव आउट एंड द डैश विल बी अप्लाइड ऑन द मैट्रिक्स। क्लियर मेरे ख्याल में? ये वाला प्रॉपर्टी भी इसी से एविडेंट है कि अगर माइनस ए लिखा हुआ है तो माइनस ए का मतलब क्या हो गया? -1 इंटू ए। अब -1 तो एक नंबर है, उस पे डैश लगाने का कोई मतलब बनेगा कि मतलब नहीं बनेगा? कोई मतलब नहीं बनेगा। तो -1 एज इट इज बाहर आ जाएगा और डैश हम किस पे लगा देंगे? ए पे। तो वही चीज यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ कि -a का होल डैश इज इक्वल्स टू माइनस बाहर और ए पे क्या लग जाएगा? डैश। क्लियर मेरे ख्याल में? अब इसके बाद में एक चीज है, ये किसी बुक में वैसे है नहीं, ठीक है, अभी के लिए, बट ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है। एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये कहता है देखो कि अगर ए और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करने पे आंसर में आई आ जाए तो उस टाइप की मैट्रिक्स ए को बोला जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बताओ? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जस्ट एक सिंपल सा डेफिनेशन कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू उसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, देन आई कैन से कि ए इज द काइंड ऑफ व्हाट? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर नहीं मिल रहा है तो इट इज नॉट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? ये डेफिनेशन भी हम थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, एक बार मेरे को फिर से समझाओ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब। रो का कॉलम बना दो और कॉलम का रो बना दो, रो का कॉलम बना दो और कॉलम का रो बना दो। ऐसा करने पे मेन मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 5 इंटू 4 था तो ट्रांसपोज का ऑर्डर 4 इंटू 5। मेन मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर मान लो कि 7 इंटू 10 था तो ट्रांसपोज का ऑर्डर 10 इंटू 7। रिवर्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में कुछ इफेक्ट होगा कि सेम टू सेम रहेगा? सेम टू सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि 2 बार ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है। प्लस और माइनस पे ट्रांसपोज लगाने पे कुछ चेंज होगा कि सब कुछ सेम टू सेम रहेगा? सेम टू सेम ही रहेगा, बस सारे मैट्रिक्स पे क्या लगा देंगे हम? डैश। लेकिन प्रोडक्ट पे जब आप डैश लगाओगे या ट्रांसपोज लगाओगे तो सेम ऑर्डर मेंटेन करोगे कि रिवर्स कर दोगे? रिवर्स कर देंगे, और नाम क्या हो जाएगा इसका? रिवर्सल लॉ। फिर उसके बाद में कि कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स अगर हुआ और उस पे आप डैश लगाना चाहते हैं तो कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। कांस्टेंट प्रेम प्यार से कहां चला जाएगा? बाहर, और डैश किस पे लग जाएगा? मैट्रिक्स पे। सिमिलरली -a का डैश माइनस बाहर, ए पे डैश लगा दो। और अगर आपके पास में एक ऐसा अनोखा मैट्रिक्स है सच दैट a इंटू उसका ट्रांसपोज इज कमिंग आउट टू बी व्हाट? आई, देन यू कैन से कि a इज नो वन बट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, a इंटू ए डैश इक्वल्स टू आई आया तो a को बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और a को अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल रहा है तो हम क्लेम करेंगे कि a इंटू ए डैश इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? आई। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके, इसको लिखो। लिखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए। देखो सुनो, इतना बड़ा तो क्या लिखोगे, एक एग्जांपल ही लिखा देता हूं, है ना। लिखो लेट a इज इक्वल्स टू, यही वाला लिख लो, रो के अलोंग 1 -1 2 3 एंड 3 5। बगल में लिखना देन ट्रांसपोज ऑफ ए, और ऐसे
सिंबल बना के नीचे लिख दो, सिंबल इसका क्या होगा, ए ट्रांसपोज या फिर ए डैश, ट्रांसपोज ऑफ ए, ऐसे ब्रैकेट जैसा लगा के नीचे ये सिंबल कॉपी कर लो, इज इक्वल्स टू रो के अलॉन्ग 1 2 3 और -1 3 5, 1 2 3 -1 3 5, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट लिखो नोट, इसमें लिखो इफ ऑर्डर ऑफ कैपिटल A is equals to m into n, if order of capital A is equals to m into n, then order of A dash is equals to n into m, order of A dash is equals to n into m, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। नंबर 1 ये वाला कॉपी करो, A डबल डैश इक्वल्स टू A। नंबर 2 A प्लस B होल डैश इज इक्वल्स टू A डैश प्लस माइनस B डैश। नंबर 3 AB होल डैश इज इक्वल्स टू B डैश A डैश, ठीक है। नंबर 4 में ना ये वाला भी लिख लो, ABC होल डैश इज इक्वल्स टू C डैश B डैश A डैश, ABC होल डैश इज इक्वल्स टू C डैश B डैश A डैश। 4 नंबर पे लिखो, अच्छा सॉरी 5 नंबर पे लिखो KA होल डैश इज इक्वल्स टू K बाहर A डैश, और 6 नंबर पे लिखो माइनस A होल डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A डैश, माइनस A होल डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A डैश, ठीक है। नीचे एक नोट भी लिखो, इफ A इंटू A डैश, if A into A dash is equals to I, A into A dash is equals to I, then A is called orthogonal matrix, then A is called orthogonal matrix, ठीक है। इसी नोट में पॉइंट 2 लिखो आप लोग, ये गया पॉइंट 1। पॉइंट 2 में कॉन्जुगेट एलिमेंट्स लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखो in square matrix the elements Aij and Aji are called conjugate elements, ठीक है। इसी में आगे कंटिन्यू करना, आप ऐसे लिख लो कि कौन किसका कॉन्जुगेट बनेगा, यहां देख सकते हो, आप ऐसे लिख लो A12 का कॉन्जुगेट कौन होगा, A21 और डबल एरो दे देना। फिर A23 का कॉन्जुगेट कौन होगा, A32, और A13 का कॉन्जुगेट कौन होगा, A3। ये लो कॉन्जुगेट पेयर होता है, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। देखो खुद से ट्राई करो, 10-10 सेकेंड लेना बस। डाउट? बताओ पहले का आंसर। इसको ए बोल देते हैं तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बोलो 1 3 4 रो के अलॉन्ग, फिर 2 5 7, फिर बताओ 3 7 9, सबका आ गया था। अच्छा इसको बी बोल देते हैं एक बार के लिए, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ, सब लोग बोलो -1
√3 और 2, फिर 5 5 3, फिर 6 6 -1। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट इसको ट्राई करो। इसमें बस ये याद रखना कि आपको LHS अलग से सॉल्व करना है, उसके नीचे RHS अलग से सॉल्व करना है, और दोनों का आंसर जब सेम आएगा ना तो फिर कंक्लूड करना है कि ओके LHS इक्वल्स टू RHS। ये था, लेकिन कभी कभार ऐसे प्रूव करने के लिए आ जाता है, तो अगर आया तो मानो कि वही कैलकुलेट करके हम लोग को दिखाना पड़ेगा। मैं भी कर देता हूं, आप देखते जाओ, कॉपी भी करते जाओ, इजी सही है। LHS अगर कैलकुलेट करोगे, वैसे इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, वही। यहां देखो ध्यान से, मैं भी वही सोच रहा था कि ऐड तो होगा ही नहीं ऐसे स्ट्रक्चर के हिसाब से ये, लेकिन ए डैश दिया हुआ हम लोग, तो पहले इससे क्या बनाना पड़ेगा हमको? ए। क्या हो जाएगा बताओ ए का आंसर? 3 -1 0 और बोलो 4 2 1। ये आपका ए हो गया। बी आप सेम टू सेम ये वाला ले सकते हो। अब शायद हम LHS कैलकुलेट कर पाएंगे अच्छे से। किसमें? पहले ए प्लस भी निकालेंगे और फिर होल डैश करेंगे, और राइट हैंड साइड के टाइम पर ए का भी डैश लेंगे और बी का भी डैश लेंगे। अब एक बार मेरे को करते हुए देखो, ये ए आ गया, ये तो समझ में आया, और ये बी आ गया, ये भी समझ में आया। अब मेरे को पहले ए और बी को ऐड करना है। LHS में मेरे पास में दिया हुआ है ए प्लस बी का होल डैश, ठीक है। तो इसको करने का तरीका देखो क्या होगा। पहले मैं ए को लिखूंगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? 3 -1 0, और यहां हो जाएगा 4 2 1, और प्लस बी हो जाएगा मेरे लिए दिया वही है -1 2 1 1 2 3, और इसको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा ना उसका डैश लेना है हम लोग को। तो ऐड करके क्या आएगा बताओ एक बार? 3 -1 2, -1 + 2 1, 0 + 1 1, 5 4 एंड कितना 4। फाइन। और इसका ऐसे ही छोड़ना कि डैश लेना है? डैश लेना है। डैश क्या आ जाएगा बताओ? 2 5 1 4 1 4, ठीक है। ये आया आपका LHS का आंसर, ठीक है। हो गया ना कॉपी करना सबका? RHS में बताओ हमको क्या चाहिए? RHS में हमको चाहिए A डैश प्लस B डैश। तो A डैश तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही था डायरेक्टली। A डैश की जगह पे क्या ले सकते बताओ? 3 4 -1 2 0 और 1, और B दिया हुआ था हमको तो उसका डैश बनाना पड़ेगा हम लोग को। इसको रो में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? -1 2 1 और 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इनको जोड़ो, देखो क्या आता है। 3 -1 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4 1 एंड 4। आई होप मैच हो रहा होगा, एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। फालतू का मजदूरी है, बस आ ही जाता है वैसे तो आंसर, ठीक है, लेकिन करके आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा इनकेस अगर क्वेश्चन आता है तो। क्लियर सबको? चलो आगे। नेक्स्ट ये भी वैसा ही है, इसमें ए और बी डायरेक्टली दिया हुआ आपको, और आपको वेरीफाई करना है कि ए बी का होल डैश विल बी इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश, और इसमें भी LHS RHS दोनों आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि सिंस ए और बी दोनों पता है आपको, तो आप पहले ए इंटू बी निकालो, इनका प्रोडक्ट। तो ये मिल जाएगा हम लोग को 3 -1 2 4 0 5, और यहां हो जाएगा मेरे ख्याल में -1 2 3 -4 और -5 0, ठीक है। प्रोडक्ट करोगे तो रो इंटू कॉलम -3 और -10, तो मेरे ख्याल में -16। रो इंटू कॉलम 6 4 0, तो मेरे ख्याल में 10। रो इंटू कॉलम -4 0 और -25, तो -29, और रो इंटू कॉलम तो 8 0 और 0, तो 8, ऐसा कुछ आएगा। ये आपका लेकिन ए बी आया, हाँ, दिस इज जस्ट ए बी। अब ए बी डैश के लिए आपको क्या करना होगा कि इसका डैश लेना होगा। ए बी डैश विल बी इक्वल्स टू -16 10, और मेरे ख्याल में -29 8, ठीक है। ये ए बी डैश हो गया, ठीक है। और RHS में क्या कैलकुलेट करना है? बी का डैश इंटू ए का डैश। तो ये तो बस LHS का आंसर आया है, या फिर मैं लिख भी देता हूं कि LHS इज इक्वल्स टू ए बी होल डैश इज इक्वल्स टू ये वाला -16 -29 10 एंड 8, ठीक है।
अब बी डैश इंटू ए डैश चाहिए मेरे को, ये है मेरा RHS। तो बी डैश पहले देख लेता हूं, ये बी है तो -1 3 -5, दिस इज इक्वल्स टू -1 3 -5 एंड 2 -4 0, तो 2 -4 0, और ए डैश के नाम पे 3 -1 2, तो 3 -1 2 और 4 0 5। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट लेना है आपको। दिस इज इक्वल्स टू रो इनटू कॉलम, तो -3 -10 कितना आ जाएगा, -16, रो इनटू कॉलम -4 0 और -25, तो मेरे ख्याल में -29, और रो इनटू कॉलम 6 4 10, फिर से रो इनटू कॉलम तो 8 0 0, तो 8। ठीक है, बाकी टू बी ऑनेस्ट ये प्रोडक्ट नहीं भी करोगे ना तो आप क्या है कि यहां से भी चीटिंग कर सकते हो, वही तो आना चाहिए। ठीक है, खाली पहले वाले को थोड़ा फोकस करके अच्छे से करना ताकि रॉन्ग ना हो, एंड लास्ट में जब दोनों सेम आ गया तो क्या कह सकते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, कितने लोग का हो गया था खुद से प्रोडक्ट, अब सही से हो रहा है तो ठीक। नेक्स्ट देखो इसको, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये CVT में आया हुआ है। Find the values of x, y, z if the matrix this satisfies the law A dash into A is equals to I। ठीक है, करते हैं सॉल्व। आप लोग एक बार ये मैट्रिक्स कॉपी कर लो, फिर मेरे को बता देना। हो गया, ओके। इसमें वैसे LHS नहीं करेंगे क्योंकि हमको सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या है बताओ, A डैश इंटू A इज इक्वल्स टू I। ठीक है ना, A बताओ तो एक बार क्या दिया हुआ था, 0 2y z, फिर x y माइनस z, फिर x माइनस वाई z, x माइनस वाई z। सब लोग एक बार ना पेन वेन छोड़ के थोड़ा देख लो पहले अच्छे से। हाँ, ये A हो गया हमारा, डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा हेल्प करो, कॉलम वाइज बताओ, 0 2y z x y माइनस z, और बोलो x माइनस वाई और z, एंड दिस इज इक्वल्स टू I बोला हुआ है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में, पक्का। एक बार सब लोग ना लिखना रोक दो, थोड़ा सा इसको सुन लो, थोड़ा कैलकुलेशन हैवी है इसका, आप लोग पार्टिसिपेट करो, मैं टाइम दे दूंगा, फिर कॉपी कर देना आप। ठीक है, करूं, कंटिन्यू करूं, जरा मेरे को मल्टीप्लीकेशन में हेल्प करो एक बार। रो इंटू कॉलम ये फॉर्मेट रहना चाहिए, तो 0 इंटू 0 मेरे ख्याल में 0 हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और फिर से x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो ओवरऑल यहां पर कितना आएगा, 2x स्क्वायर। क्लियर है सबको। फिर रो इंटू बगल वाला कॉलम, 0 इंटू 2y आई थिंक गॉन, x इंटू वाई का वैल्यू xy, और x इंटू माइनस वाई का वैल्यू माइनस xy, तो ओवरऑल क्या बचेगा वहां पे, 0 ही बचेगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर से रो इंटू कॉलम, तो 0 इंटू z 0, ये हो जाएगा -2 था कि z ही था, ये भी z था, x इंटू ये z था। हाँ चलो अभी देखो फिर से एक बार ट्राई करते हैं, रो इंटू कॉलम, तो 0 माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड, तो ओवरऑल मिला के क्या आ जाएगा फिर से 0। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर अब सेकेंड रो से काम करेंगे, तो दिस इंटू दिस, 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, दिस इंटू दिस, तो 4y स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, नहीं प्लस वाई स्क्वायर, 4 5 6 6y स्क्वायर मेरे ख्याल में, क्या बोलते हो। देखो दिस इंटू दिस 4y स्क्वायर, y इंटू वाई एक और y स्क्वायर, तो 5 हो गया, और माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, तो 5 है कितना हो गया टोटल 6, तो मेरे ख्याल में 6y स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, चलेगा। अगला वाला देखोगे तो रो इंटू कॉलम 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, तो ओवरऑल 0। सिमिलरली दिस इंटू दिस 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। फिर से रो इंटू कॉलम, तो मेरे ख्याल में 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, तो ये भी मिलाए क्या हो जाएगा 0। और लास्ट वाले में देखोगे तो दिस इंटू दिस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड बिल्कुल करेक्ट 3z स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा बताओ, सेम 1 0 0
0 1 0 और 0 0। यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? 100% बताओ, पक्का? अब तो सिंपल कंपैरिजन है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो इस पोजीशन वाला इस पोजीशन वाले से इक्वल होना चाहिए, सिमिलरली ये पोजीशन वाला इस पोजीशन वाले से भी इक्वल होना चाहिए, और ये पोजीशन वाला इस पोजीशन वाले से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो बाय कंपैरिजन वी कैन गेट 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ। अब यहां एक गलती करने का स्कोप है आप लोग के एंड से कि x स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस मत बोलना, 1/√2, ये हो गया x का आंसर। सिमिलरली y के लिए वी कैन से कि 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6 एंड y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6। लास्टली 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 एंड z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, ये आपका आंसर, कर लो कॉपी। करता हूं, देखना यहां पे ट्रांसपोज समझ लिया, सारा प्रॉपर्टी समझ लिया उसका। अब ट्रांसपोज के आइडिया पे बेस्ड दो और सिंपल छोटा छोटा आइडिया है, इन दोनों को समझ के आज के लिए रैप अप कर देंगे। ठीक है, पहला आइडिया का नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा आइडिया का नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों आइडिया थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, तो एक साथ नाम पहले सुन लो। पहला नाम एक बार मुझे याद दिलाओ, मैंने क्या बोला? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा क्या बोला? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, देखना ध्यान से। सबसे पहले आप याद रखना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लग सकता है। किस पे लग सकता है बताओ? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में जस्ट थोड़ी देर पहले हमने समझा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। क्या होता है बताओ? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो अगर ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट हो सेम टू सेम, उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिनमें सारा कॉन्जुगेट पेयर एलिमेंट जो है वो होना चाहिए सेम टू सेम, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका सारा कॉन्जुगेट पेयर का साइन होना चाहिए ऑपोजिट, मतलब एक जन अगर 2 है तो दूसरा आदमी होना चाहिए -2, एक जन अगर -7 है तो दूसरा आदमी होना चाहिए 7, एक आदमी यदि हाफ है तो उसका दोस्त, उसका पार्टनर होना चाहिए -हाफ। ऐसा अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास तो उसको मैं बोलूंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया समझ? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the conjugate elements या all the conjugate pair elements are same to each other is called symmetric matrix. Any square matrix in which all the conjugate pair elements are same in value but opposite in sign is known as skew symmetric matrix. ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने में हेल्प करो मेरे को 3x3 का। डायगोनल इग्नोर कर दो, उसमें कुछ भी भर सकते हैं, लेट्स पुट 1 2 3, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां अगर मैं 4 डालूं तो मुझे यहां पर भी क्या डालना पड़ेगा? 4। यहां यदि मैं 5 डाल दूं तो यहां मेरे को क्या डालना होगा? 5। और यहां यदि मैं 7 डाल दूं तो यहां मेरे को क्या डालना पड़ेगा? 7। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका एक बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी होता है जो आपको अचंभित भी कर सकता है। देखिए यहां पर ध्यान से, इसका ट्रांसपोज निकालिए और फिर मैजिक का आनंद दीजिए। बोलिए 1 4 5 4 2 7 5 7 3। मुझे लगता है ये कुछ गलती की आप लोगों ने, चेंज तो आया नहीं कुछ। नहीं, कुछ गड़बड़ किया आपने, ठीक से बोला नहीं। बोलो ठीक से बोलो, एक बार फिर से ट्राई करूं। 1 4 5 1 4 5 4 2 7 4 2 7 5 7 3 5 7 3। तो ये मैजिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन याद रखना कि डिफरेंट है, और ये जो अभी आया है हम लोग के आंखों के सामने में जादूगरी जैसा, ये उसका प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारा कॉन्जुगेट एलिमेंट का पेयर एक दूसरे से क्या होना चाहिए? इक्वल। सारा कॉन्जुगेट एलिमेंट का पेयर एक दूसरे से क्या होना चाहिए? इक्वल। आया बात समझ? और इस टाइप के मैट्रिक्स में यू विल ऑलवेज फाइंड कि ए ट्रांसपोज इज सेम एज मैट्रिक्स ई। ट्रांसपोज करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका आप देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम ही है, तो ट्रांसपोज करने के बाद में भी सेम टू सेम चीज ही आएगा। आया बात समझ? एक बार मेरे को समझाओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारा कॉन्जुगेट एलिमेंट का पेयर क्या हो? सेम। क्या हो? सेम। आया बात समझ? और प्रॉपर्टी क्या है इसका?
ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। किसका प्रॉपर्टी है ये? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर मेरे ख्याल में। इसी तरीके से आओ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है देखो, एक और स्क्यू सिमेट्रिक का एडिशनल प्रॉपर्टी है कि जैसे सिमेट्रिक में आप डायगोनल के अलोंग जो मर्जी भर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के अलोंग हमेशा आएगा सिर्फ और सिर्फ 0। इसका प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं वो बता के आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। आप बस इतना याद रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। सिमेट्रिक में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। स्क्यू सिमेट्रिक में लेकिन डायगोनल होना चाहिए 0 और कॉन्जुगेट एलिमेंट एक दूसरे का क्या होना चाहिए? रिवर्स, या एक दूसरे का क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ठीक है, उल्टा साइन होना चाहिए। तो यहां अगर मान लो कि मैं 2 भर दूं तो यहां क्या डालना होगा? -2। यहां मान लो कि -7 डाल दूं तो यहां क्या डालना होगा? 7। और यहां मान लो कि 5 डाल दूं तो यहां क्या डालना होगा? -5। आया बात समझ? इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार मुझे समझाओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सारा कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या हो? एक दूसरे का नेगेटिव और सारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 0। उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब थोड़ा ना इनका एक बार ट्रांसपोज करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी हमको समझ में आएगा। करो तो ट्रांसपोज, बताओ क्या आना चाहिए? 0 -2। अच्छा रुक जाओ, आप रो का कॉलम करो, 0 2 और -7। फिर बताओ -2 0 और 5। फिर बताओ 7 -5 0। क्लियर है? क्या ये ए से मैच हो रहा है? अभी के लिए तो नहीं, लेकिन अगर आप पूरे में से एक -1 कॉमन निकालते हो, क्या कॉमन निकालते हो? -1। चलो निकालो, -1 निकाल लिया। अभी 0 का तो 0 ही रहेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है। फिर ये बेचारा पहले -2 था लेकिन इसका -2 चला गया बाहर, अब ये क्या हो जाएगा? 2। ये पहले +7 था लेकिन एक माइनस बाहर छोड़ने के चक्कर में इसका खुद का -7 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? -2। फिर क्या होगा? 0। फिर क्या होगा? 5। फिर क्या होगा? 7। पहले -7 था, माइनस गया बाहर। ठीक है, फिर 5 का -5 और फिर 0। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना मैट्रिक्स को, तो ये आपको ए से मैच होता हुआ दिखेगा। मिला के देख लो, हो रहा है सेम टू सेम। तो क्या बोल सकते हैं बताओ? दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ ए। दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। तो स्क्यू सिमेट्रिक के केस में एज यू कैन सी हियर कि प्रॉपर्टी अपने को क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोज लेने पे दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -e। ठीक है, आया बात समझ? एक फॉर द फाइनल टाइम सिमेट्रिक से लेके स्क्यू सिमेट्रिक तक मेरे को सारा बात समझा होगा। सिमेट्रिक का क्या था मीनिंग? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, कलश एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सारा कॉन्जुगेट एलिमेंट हो सेम टू सेम, उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और प्रॉपर्टी क्या है उसका? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। बोलो जोर से बोलो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन बताओ। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारा कॉन्जुगेट एलिमेंट का पेयर हो एक दूसरे का नेगेटिव एंड सारा डायगोनल एलिमेंट हो 0, उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -ए। फिर रिपीट करो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -ए। चलो आज ये रुक जाए।